पंथी एक संदेशड़ो ढोले लग पहुंचाए, विरह काम दे जागियो अगन बुझावण आए। जेतू साहिबा ने आवियो सावण पहली तीज, बीजल तने झबूकड़े मधु मरेसी खींच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार जी के गुरु में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढोला मारू की प्रेम कथा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय प्रेम कथा है, जिसमें नरवर प्रदेश के राजकुमार ढोला तथा जांगल प्रदेश की राजकुमारी मारू की एक प्रेम कथा की चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये है आपका राजस्थान। ये आपका राजस्थान। राजस्थान में एक प्रदेश बीकानेर, जिसे पहले जांगल प्रदेश कहा गया। जांगल प्रदेश कहा गया। जांगल प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है पुंगल क्षेत्र। पुंगल क्षेत्र, और इस पुंगल क्षेत्र के परमार राजा, पुंगल क्षेत्र के परमार राजा पिंगल थे। पुंगल क्षेत्र के परमार राजा पिंगल थे, और इनकी जो पुत्री थी मारुवणी, इनकी जो पुत्र थी मारुवणी, जिसे हम कहेंगे मारू। एक प्रदेश पड़ता है आपका नरवर प्रदेश, और ये पड़ता है वर्तमान में मध्य प्रदेश में। नरवर, नरवर के पंवार राजा, नरवर के पंवार राजा नल, नरवर के पंवार राजा नल थे, और नल के जो पुत्र थे वो पुत्र थे सालह कुमार, और ये होंगे आपके ढोला। तो ये हो गए ढोला और ये हो गई मारू। तो ढोला मारू की प्रेम कथा। ढोला नरवर के थे, मारू जांगल में पुंगल क्षेत्र की थी। मारू राजा पिंगल की पुत्र थी, और ढोला जो सालह कुमार है राजा नल के पुत्र थे। तो देखो, दोनों बाद में देखेंगे ढोला मारू क्या है। शुरू करते हैं कथा को, कि जो पिंगल के शासक के राजा, जो परमा राजा थे पिंगल, पिंगल और नल, पिंगल और नल दोनों मित्र थे। एक बार की बात है, जो पिंगल है अपने परिवार सहित नरवर आ गए, अपने मित्र के यहाँ आ गए। तो पिंगल अपने परिवार सहित, पिंगल राजा पिंगल है अपने परिवार सहित, अपने परिवार सहित नरवर प्रदेश आ गए। दोनों मित्र एक जगह हो गए। अब दोनों मित्र घूमने के लिए जाएंगे, और दोनों मित्र घूमने के लिए निकल पड़े अपने घोड़े लेकर के। अपने घोड़ों पर सवार होकर के दोनों मित्र, राजा नल और राजा पिंगल, राजा नल और राजा पिंगल, दोनों आ गए काठियावाड़, जो गुजरात में है, काठियावाड़। दोनों मित्र काठियावाड़ आ गए। काठियावाड़ आ गए, यहां इन्हें पता चला कि यहाँ एक गुड़ दौड़ का आयोजन होने वाला है। यहाँ पर काठियावाड़ में गुड़ दौड़ का आयोजन होने वाला है, और इस गुड़ दौड़ में इनके घोड़े भी भाग लेंगे। राजा नल और पिंगल के घोड़े भी भाग लेंगे। अब यहाँ के जो काठियावाड़ी घोड़े के व्यापारी थे, काठियावाड़ी घोड़ों के जो व्यापारी थे, उनके पास तरह तरह के घोड़े थे, हष्ट पुष्ट घोड़े थे, तथा वो नए घोड़ों को कई प्रकार की नई नई चाल सिखाते थे। जो चाल है घोड़ों की चाल, वो चाल सिखाते थे, जैसे सिराड़ो बड़गड़ो, जैसे सिराड़ो बड़गड़ो, चरल, वारो, दिग्गा, रल्लो, मादरी, पंत, पथारी रल्लो। तो इस प्रकार काठियावाड़ी घोड़ों के व्यापारी अपने घोड़ों को तरह तरह की चाल सिखाते थे। यहाँ पर सब लोगों को यही आस थी कि जो रेस है वो काठियावाड़ी घोड़े ही जीतेंगे। लेकिन जब रेस शुरू हुई और उस रेस में देखा कि उस रेस में जो अग्रिम पंक्ति में आगे जो घोड़े दौड़ रहे थे वो नल और पिंगल के घोड़े थे, सब अचंभित हो गए कि इन काठियावाड़ी घोड़ों को टक्कर देने वाले घोड़े कौन से और कहां के आ गए। तो नल और पिंगल के घोड़ों ने यहाँ पर टिपेरी चाल चली, टिपेरी चाल चली, जो घोड़ों की सर्वश्रेष्ठ चाल मानी जाती है।
ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे कि घोड़ों की सर्वश्रेष्ठ चाल कौन सी है, तो टिपेरी चाल। इसी चाल के कारण नल और पिंगल के घोड़े विजेता रहे। अब इसके बाद राजा नल और पिंगल दोनों है नरवर प्रदेश की ओर प्रस्थान करते हैं, और नरवर पहुंचकर दोनों ने निर्णय लिया कि हम इस अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं, अर्थात ढोला और मारू का विवाह करते हैं। ढोला है, ढोला की इस समय उम्र है, ढोला है या सालेह कुमार है, इस समय इसकी उम्र है 3 वर्ष, और मारू की उम्र है 1.5 वर्ष। ये ढोला और मारू का विवाह हो गया। अभी बच्चे हैं दोनों, इसलिए मारू को ससुराल नहीं छोड़ा। अब राजा पिंगल है अपने पूरे परिवार सहित वापस पुंगड़ लौट गया। दिन बढ़ते गए, समय बीतता गया, और आगे कुछ समय बाद जो राजा नल थे, राजा नल की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा नल की मृत्यु हो गई। ढोला धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आगे चलने के बाद, बड़े होने के बाद में ढोला है अपने पहले विवाह के बारे में भूल जाता है, अपना पहला विवाह भूल जाता है, और ढोला का दूसरा विवाह हो जाता है मालवणी से, एक राजकुमारी जिसका नाम मालवणी। ढोला का दूसरा विवाह होता है मालवणी से। ध्यान रखना, ये तो है पहले वाली तो मारुवणी, मारू, और दूसरा विवाह होता है ढोला का मालवणी के साथ। इधर तो ढोला का दूसरा विवाह हो गया। इधर पिंगल में बात, पिंगल की जो राजकुमारी है इसके बारे में देखें कि मारू है, ये भी जवान हो गई, सयानी हो गई, और ये इतनी सुंदर कि इसकी सुंदरता के जो किस्से हैं, चर्चे हैं, दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, दूर दूर तक किस्से सुनाए जाते थे मारू की सुंदरता के। लेकिन ये अपने पति से, अपने प्रियतम से मिलने को बेचैन थी। इधर जो मालवणी है, ढोला को तो पता नहीं है, ढोला को पहले विवाह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मालवणी को इसका पता चल जाता है कि जो मारू है बहुत सुंदर है, और इसका विवाह है ढोला के साथ हो रखा है। अब मालवणी को यह डर है, कहीं अगर ढोला को पता चल गया कि इसका विवाह मारू के साथ है, तो मालवणी को मुझे ये छोड़ देगा। इसी डर के कारण इसे ये चाहती थी कि ढोला को इस बात का कभी भी पता नहीं चला। अब बात करें, मालवणी ने अपने एक खास नौकर को भेजा पिंगल कि तू जानकारी लेकर के आ, क्या है जो मारू है, कैसे रहती है, कितनी सुंदर है, क्या है उसका टारगेट है। तो उसने अपने नौकर को, खास नौकर को मालवणी ने भेजा। नौकर पुंगड़ जाकर के वहां से जानकारी लेकर के वापस आया, और मालवणी को कहा, उसकी सुंदरता के बारे में कहा, मारू की सुंदरता के वर्णन का बखान किया कि वो इतनी सुंदर है कि अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं है, तथा ऐसी गजबड़ पूरी धरती पर ही देखने को नहीं मिलती। ऐसा सुनकर के मालवणी के तन बदन में आग लगी, मानो उसको 1000 बिच्छुओं ने एक साथ काटा, तथा वो जलकर भस्म हो गई हो। बहुत आग बबूला हो उठी मालवणी। बताया जाता है कि लुगाई जात को अपनी सेज की मक्खी तक अच्छी नहीं लगती, तो उसे भला अप्सरा जैसी मारू कैसे अच्छी लगे। अब मारू जो मालवणी है, मालवणी ने अपने गुप्तचरों को आदेश दे दिया कि आप है, सभी गुप्तचरों को आदेश दे दिया कि आप इस नरवर की सीमा पर तैनात हो जाओ। उसने हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया अपने गुप्तचरों को, इस नरवर की जो सीमा है, नरवर की सीमा पर तैनात कर दिया कि अगर कोई पुंगल से कोई भी व्यक्ति आए तो उसे रोको, और कोई भी आए उसे रोको, उसे पूछताछ करो कहां से आया है। अगर वो पुंगल से आया है, पुंगल क्षेत्र से आया है, मारू के यहां से आया है, तो उसकी पूछताछ करो, और पहले जो भी सूचना है वो मुझे दो। मालवणी ने अपने गुप्तचरों से कह दिया। ये लो जी, जो गुप्तचर थे मालवणी के, वो नरवर प्रदेश की सीमा पर तैनात हो गए। इधर मारू है अपने पति प्रियतम
के विरह व्यथा में जल रही, बेचैन हो रही और अपनी माँ से कहा ना तो अभी तक कोई संदेश आया है और ना ही वहां से कोई लेने के लिए आया है, क्या चक्कर है। तो मारू की मां ने मारू के पिता अर्थात राजा पिंगल से कहा। राजा पिंगल ने संदेश भेजा और संदेश में लिखवाया, मारू ने लिखवाया संदेश, और वो संदेश उस जो व्यक्ति था उस संदेश को लेकर के पहुंच रहा है नरवर। नरवर ढोला के पास जा रहा है, लेकिन जैसे ही नरवर की सीमा में प्रवेश करेगा, नरवर की सीमा में प्रवेश करेगा, वहां पर जो मालवणी के गुप्तचर है उसे दबोच लेंगे, उससे पूछेंगे कहां से आया है, क्यों आया है। वो बता दिया कि मैं पुंगल से आया हूं, ढोला के लिए संदेश है, मारू ने भेजा है। तो उसे तो पकड़ लिया और उस संदेश को पहुंचा दिया मालवणी के पास। मालवणी ने वो संदेश पढ़ा, पढ़ते ही उसकी आंख खुली की खुली रह गई। वो मारू का संदेश था जो ढोले के लिए आया था, साल्ह कुमार के लिए आया था। उसमें उसने पढ़ा कि मारू क्या कहती है। मारू लिखती है उस संदेश में, उस पत्र में संदेश लिखती है और मालवणी पढ़ती है। क्या पढ़ती है देखो कि ढोला थारसु ढोर भला, ढोला थारसु ढोर भला, चरे वनरी घास, सांझ पड़या रण उभरे, करे घरारी आस। अर्थात कि हे ढोला, आपसे तो वनों में घास चरने वाले पशु ही अच्छे हैं जो शाम होने पर घर तो आ जाते हैं, लेकिन आप है कि घर ही नहीं आते। एक और संदेश था उसी में ही, पंथी एक संदेशड़ो, ढोले लग पहुंचाए, विरह काम दे जागियो, अगन बुझावण आए। तो ऐसे में फिर बताया गया है कि जो मारू है लिखती है कि पंथीड़ा, हे पंथीड़ा, ढोला को कहना कि कामदेव की विरह की अग्नि जला रही है, अतः जल्दी से जल्दी आग बुझाने को आ जाए। यह संदेश पढ़कर मालवणी आग बबूला हो उठी और उसने हुक्म दे दिया अपने गुप्तचरों से कि आगे से अगर कोई भी संदेश वाहक पुंगल से आता मिले तो उसे जान से खत्म कर दो, उसे मारकर वहीं दफना दो और इस बात का पता किसे भी नहीं चलना चाहिए। ये आदेश दे दिया मालवणी ने। जैसे भी जो भी संदेशवाहक आए, इधर से यहाँ सीमा पर ही, नरवर की सीमा पर ही गुप्तचर उसे दबोच ले और मारकर दफना दे। और इधर है यहाँ पर मारू फीकी पड़ गई, विरह में जलने लगी। तो राजा पिंगल ने सोचा कि हमने इतने संदेशवाहक भेजे, इतने संदेश भेजे कि बदले में संदेश तो दूर की बात, संदेशवाहक ने आकर ही जवाब नहीं दिया। संदेशवाहक जो व्यक्ति भेजे थे हमने, उन्होंने आकर ही वापस जवाब नहीं दिया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस बार राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को संदेशवाहक के रूप में भेजा। एक चतुर ढोली को संदेशवाहक के रूप में नरवर भेजा। इस ढोली को मारू ने मारू राग में दोहे लिख कर दिए। मारू ने मारू राग में दोहे लिख करके दिए। अब ढोली भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में नरवर चला गया। नरवर पहुंच गया वहां पर। रात्रि के समय, रात का समय था, बरसात का समय था, बिजलियां चमक रही, आंधियां चल रही और उसी बीच रात्रि के समय जो ढोली है जोर जोर से मारू राग में दोहे गाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार ढोली ने वो दोहे गाए जो मारू के द्वारा लिखे गए थे। आखड़िया डंबर भई नयन गमाया रोए, क्यों साजन परदेश में रया बिडाना होए। अर्थात बताया गया है कि हे ढोला, आंखें लाल हो गई हैं, रो रो कर नयन गवा दिए हैं। जो लिखती है मारू है, ढोला को जो संदेश लिखती है उसमें क्या है, क्या गाता है ढोली कि आंखें लाल हो गई हैं, रो रो कर नयन गवा दिए हैं और साजन परदेश में क्यों पराया हो गया है। नेक्स्ट जो दोहा है कि दुज्जन बयन ने सांभरी, मना ने विसारे है, कुंजा लाल बचा है, यूं खिण खिण चितारे है।
कि लोगों की बातों में आकर राजकुमारी मारू को मन से मत निकालो। मारू ये बताती है कि मेरी स्थिति उस कुरंजा पक्षी के समान है, जिस कुरंजा पक्षी के लाल बच्चों के तरह है जो क्षण क्षण अपनी मां को याद करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपको याद करती हूं। और आंसुओं से भीगे जो चीर हैं, कपड़े हैं, उनको निचोड़ते निचोड़ते मेरी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। फिर आगे लिखती है, जेथू साहिबा ने आवियो सावण पहली तीज, बीजल तने झबूकड़े मधु मरे सीखीज। कहती है मारू, यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं आए तो यह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींच कर मर जाएगी। ढोली रात भर गाता रहा और उधर ढोला अपने महलों में इस सुहावने मौसम में मुग्ध होकर के सब कुछ सुनता रहा। जैसे ही सवेरा हुआ, ढोला ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो वह कौन व्यक्ति था जो रात भर गा रहा था, उसे मेरे सामने लाओ, दरबार में उसे लेकर के आओ। सैनिकों ने वैसा ही किया, ढोली को पकड़ा और राजा के सामने दरबार में ले आए। ढोली ने ढोला को, सालह कुमार को सब कुछ बता दिया कि महाराज, आपका पहला विवाह है बचपन में हो गया था और यह विवाह है पुंगल देश की राजकुमारी मारू के साथ हो गया था। वहां के राजा पिंगल ने मुझे संदेशवाहक के रूप में आपके यहाँ भेजा है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं। आप इस बात से अनजान हैं, आप इस पहले विवाह को भूल चुके हो। वहां पर आपकी प्रतीक्षा हो रही है। आपकी जो मारू है, आपकी जो प्रियतमा है, आपकी जो पत्नी है, वो आपकी विरहव्यता में जल रही है, क्षण क्षण आपको याद करती है। और ढोली ने ढोला को बताया कि जो मारू है कितनी सुंदर है। उसकी सुंदरता का वर्णन करता है कौन? ढोली। किस प्रकार करता है कि नमणी खमणी बहुगुणी सुकोमली सुकच्छ, गोरी गंगा नीर जो मन गर्वी तने अच्छे। अर्थात ढोला से कहता है कि वह बहुत से गुणों वाली, क्षमशील, नम्र व कोमल है तथा गंगा के पानी जैसी गोरी और पवित्र है। उसका तन और मन श्रेष्ठ है। फिर वो कहता है, नेक्स्ट जो दोहा है, गति गयंद जंग केड़ ग्रभ के हर जिमी कटी लंक, हीर डसण विप्रभ अधर मरवणी भ्रकुटी मयंक। अर्थात हाथी जैसी चाल है मालवणी की, जो मारू है उसकी हाथी जैसी चाल है, हीरे जैसे दांत हैं, मूंग सरीखे होठ है, और आपकी मारवणी की जो सिंहों जैसी कमर है, कमर सिंहों जैसी है, और उसकी चंद्रमा जैसी भौहें हैं। आदिता हूं उजड़ो मारुणी मुख व्रण, झीणा कपड़ा पैरना जो झाकाई सोब्रण। अर्थात बताया गया है, ढोली कहता है ढोला से कि उसका मारू का मुंह है सूर्य से भी उजला है। जब वह झीणे कपड़े पहनती है, झीणे कपड़ों में उसका शरीर यूं चमकता है मानो सोना चमक रहा है। यह सब सुनने के बाद में ढोला को सब कुछ याद आ गया। पहले विवाह के बारे में भी याद आ गया और उसे अपनी प्रियतमा मारू भी याद आ गई। लेकिन मन ही मन बहुत दुखी हुआ ढोला कि तू अपनी प्रेमिका जिससे विवाह हुआ था, उसकी पत्नी मारू, उसे कैसे भूल सकता है। तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे, मन ही मन बहुत दुखी हुआ। यह सब कुछ देखकर मालवणी ने ढोला से कहा कि आज है तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? कोई तुम्हें मेरी सौतन याद आ गई क्या, या तुम्हारी कोई पहले प्रेमिका याद आ गई क्या? ऐसे में ढोला ने कहा, नहीं, कोई सौतन वोतन नहीं, मेरे तो मेरे बचपन के दिन याद आ गए और इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब ढोला ने मारू के पास जाने का निर्णय किया, लेकिन मालवणी उसे रोक देती। ढोला ने कई बहाने बनाए, लेकिन मालवणी हर बार उसे रोक देती। फिर अचानक एक दिन बिना बताए ढोला है तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर के पुंगल पहुंच गया और वहां पर अपनी प्रेमिका, अपनी प्रियतमा से
मिल उठा। वियोग में जल रही राजकुमारी अपने प्रिय, अपने प्रेमी से मिलकर झूम उठी। दोनों खुश हो गए और यहाँ पर कई दिन बिताए। अब दोनों नरवर आना चाहेंगे, अपनी पत्नी को लेकर के ढोला मारू को लेकर के नरवर आना चाहेगा, तो पिंगल ने उन्हें विदा कर दिया और भेज दिया। अब दोनों ऊंट पर बैठ करके वापस आएंगे। अब यहाँ पर इस मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ है पूरा ये, मारवाड़ में यहाँ पर एक प्रसिद्ध डाकू था और इस डाकू का नाम था उमरा समरा। उमरा समरा ये मारू को पाना चाहता था, मारू से ये भी प्रेम करता था और मारू को अपने पास रखना चाहता था। इसीलिए इसने प्लान बनाया। आज इसके हाथ में मौका आ रहा है। क्यों? क्योंकि ढोला और मारू दोनों हैं ऊंट पर बैठकर, इधर से ही जाएंगे। तो इसने प्लान बनाया कि इस ढोला को काम तमाम किया जाए और मारू है, मारू को रखा जाए। तो इसने प्लान बनाया और जाजम बिछा दी, जाजम बिछा दी। मारवाड़ में मेहमानों की आवभगत के लिए जाजम बिछाई जाती है और मेहमानों की मनुहार अफीम से की जाती है। मेहमानों की मनुहार अफीम से की जाती है, जिसे रियाण कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार, रियाण क्या है? क्या है रियाण? तो रियाण है मारवाड़ क्षेत्र में मेहमानों की आवभगत अफीम से करना, अफीम से की जाती है, उसे रियाण कहा जाता है। तो उमरा समरा है जाजिम बिछाकर बैठ गया और जब ढोला आया तो ढोले से कहा कि आप हमारे मेहमान हो, आप हमारे यहाँ आओ, हम आपकी मनुहार करेंगे। तो जाजिम पर बैठ गया और ढोला है अफीम का सेवन करने लग गया, अफीम का सेवन करने लग गया। अब पीछे से जो चतुर ढोली था वो भी आ रहा था। पिंगल ने भेजा था कि तू इसके पीछे पीछे जाना, कि कोई भी दिक्कत आए तो तुम इसके पास रहना। ढोली को पता था उमरा समरा के बारे में, तो ढोली ने मारू राग में दोहे बोले कि यहाँ पर तो खतरा है। यह दोहे सुन करके जो मारू है समझ गई और मारू ने ऊंट को चाबुक मारी। चाबुक मारते ही ऊंट दौड़ पड़ा। मारू है ऊंट पर बैठी थी। अब उस ऊंट को पकड़ने के लिए, मारू को बचाने के लिए ढोला भी पीछे पीछे दौड़ेगा। तो मारू से कहती है कि यहाँ से चल, खतरा है यहाँ पर, और ढोला भी बैठ जाता है। ढोला मारू यहाँ से चले जाते हैं, बचकर निकल जाते हैं। और भी कठिनाइयां आती है इनके सामने, बताया जाता है मारू को सांप भी काट लेता है। तो भगवान शिव और पार्वती ने मारू को दूसरा जीवन दान भी दिया था। तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए दोनों नरवर पहुंच गए और वहां पर खुशी खुशी रहने लग गए। ढोला भी रहे, मारू भी रहे, मालवणी भी रहे, अर्थात ढोला अपनी दोनों पत्नियों के साथ यहाँ पर रहने लग गया। ये थी दोस्तों आपकी जो ढोला मारू प्रेम कथा है। आज भी मारवाड़ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई भी जो पत्नी है वो अपने पति को ढोला के नाम से संबोधित करती है, ढोला ही कहती है। और ढोला मारू का जो प्रमुख चित्र है ये हमें जोधपुर शैली हमने पढ़ी थी, मारवाड़ी स्कूल की एक उपशैली है। उसी जोधपुर शैली में हमें ढोला मारू का चित्र देखने को मिलता है। और जो हमने ये कथा पढ़ी, कहानी पढ़ी, स्टोरी पढ़ी, इसमें ये 11वीं शताब्दी में, 11वीं सदी में कवि कल्लोल द्वारा लिखे गए दोहों के अनुसार है। 11वीं सदी में कवि कल्लोल के द्वारा लिखे गए दोहों के अनुसार ही हमने ये स्टोरी पढ़ी है। तो ये थी दोस्तों आपकी ढोला मारू की प्रेम कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।